गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड आज की वीडियो में हम डेमोग्राफिक सेंसिस एंड इसके फीचर्स जो हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो है फाइनेंस सब इंस्पेक्टर वीएलडब्ल्यू एंड फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं वो एक प्लेलिस्ट में आपके पास अवेलेबल हैं, वो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर का लिंक भी मिल जाएगा। इसके अलावा बाकी जितने कोर्सेज जो इस चैनल पर चलाए जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, उन सब का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। वहां से जाकर आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप उस कोर्स को वहां पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो डेमोग्राफी सेंसस एंड फीचर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपका पंचायत सेक्रेटरी वीएलडब्ल्यू के पेपर में मेंशन है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के पेपर में मेंशन है और फाइनेंस सब इंस्पेक्टर एंड फाइनेंस इंस्पेक्टर के एग्जाम में भी ये आपका टॉपिक मेंशन है और आगे भी काफी सारे एग्जाम्स में आपको ये देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक दो क्वेश्चन जरूर कवर करेगा इसके बीच में से। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, इसके साथ वाइटल स्टैटिस्टिक का भी एक पोर्शन है, उसको हम पार्ट 2 में करके पढ़ेंगे, वो अलग से पढ़ेंगे। फिलहाल आज वाले में डेमोग्राफी एंड सेंसस ही पढ़ते हैं। तो क्या है डेमोग्राफी? तो कहता है कि डेमोग्राफी टर्म जो है ग्रीक वर्ड से ली गई है जो कि दो शब्दों से बना है। डेमोस का मतलब रहता है पीपल एंड ग्राफो का मतलब रहता है मेयरमेंट या फिर राइटिंग। ठीक है, और टर्म डेमोग्राफी का जो टर्म डेमोग्राफी है वो किसने दी थी? तो वो आपकी आर्चिल गिलियड ने दी थी 1855 में। और इसके जो रियल फाउंडर या फादर जो माने जाते हैं डेमोग्राफी के वो आपके जॉन ग्रंट माने जाते हैं, जिनकी एक बुक भी है नेचुरल एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन मेड अप ऑन बिल ऑफ मोर्टेलिटी। ठीक है, ये उन्होंने 1762 में लिखी थी। ठीक है, डेमोग्राफी क्या है? तो डेमोग्राफी एक स्टैटिस्टिकल मेथड है कि कितनी पॉपुलेशन ग्राउथ जो है कितने वक्त के अंदर एक हो रही है, उस ग्राउथ को मेयर करने का जो स्टैटिस्टिकल मेथड रहता है उसको हम डेमोग्राफी कहते हैं। ठीक है, और क्या इफेक्ट रहता है सोशल, इकोनॉमिकल और कल्चरल जो हमारी प्रथाएं हैं उनका पॉपुलेशन ग्रोथ पर क्या असर रहता है, इसको भी हम डेमोग्राफी के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, डेमोग्राफी जो है एक सोशल स्टैटिस्टिक का पार्ट है और ये कंपेयर करती है बर्थ रेट्स को, डेथ रेट को, मोर्टेलिटी फर्टेलिटी रेट को, और स्टडी करती है इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है। ठीक है, सोर्सेज जो है डेमोग्राफी के वो किसके साथ डील करते हैं? तो वो डील करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ पॉलिसी ट्रांसफॉर्मेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ऑफ अ नेशन। अब कहते हैं कि कितनी तरह का डेमोग्राफिक डेटा रहता है जो हम इकट्ठा करते हैं डेमोग्राफिक एक बनाने के लिए। तो कहते हैं कि अलग अलग डेटा कलेक्ट किया जाता है। सबसे पहले तो सोशल कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें आपको देखना पड़ता है अलग अलग हाउस होल्ड में कितने मेंबर हैं, अलग अलग एज ग्रुप में कितने मेंबर हैं, अलग अलग सेक्स के कितने मेंबर हैं, मैरिटल स्टेटस के कितने शादीशुदा हैं, कितने जो है वो शादीशुदा नहीं है, नंबर ऑफ लैंग्वेजेस, कितनों को कितनी लैंग्वेजेस पता हैं, मदर लैंग्वेजेस किस किस की क्या है, और ये सारी चीज़ें जो है कास्ट रिलीजन वगैरह इसमें हम देखते हैं। उसके बाद वाइटल स्टैटिस्टिकल ये भी एक पार्ट है, इसको हम अलग से डिटेल में भी पढ़ेंगे। लेकिन वाइटल स्टैटिस्टिक में हम पढ़ते हैं बर्थ रेट, डेथ रेट, मोर्टेलिटी, फर्टेलिटी, पॉपुलेशन ग्रोथ, रेट ऑफ सर्वाइवल इन अ पर्टिकुलर डिजीज। तो ये सारी चीज़ें हम वाइटल स्टैटिस्टिक में पढ़ते हैं, ये भी एक डेमोग्राफिक डेटा का ही मतलब है। ठीक है, उसके बाद जियोग्राफिकल डेटा में जो है हम पढ़ते हैं कि कौन कहाँ पर रहता है, कौन माउंटेन्स वगैरह में रहता है या किसकी इकोनॉमी कैसी है। एजुकेशन में हम देखते हैं कितने लोग पढ़े हुए हैं, कितने लिटरेट इलिटरेट पर्सन हैं, स्कूल में कितने ड्रॉप आउट्स हैं, ये सारी चीज़ें। लेबर फोर्स में हम देखते हैं कितने लोग एम्प्लॉयमेंट में हैं या किस ऑक्यूपेशन में हैं, कितने देर काम कर रहे हैं, किस जगह पर काम कर रहे हैं, एनुअल इनकम क्या है, उनका प्लेस ऑफ वर्क क्या है। और दूसरी चीज़ों में हम उनके हेल्थ इश्यूज़, डिसेबिलिटी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ डिफरेंट गुड्स, क्रिमिनल जस्टिस, ये सारी चीज़ें जो देखते हैं, ये सब चीज़ें मिलाकर ये सारा डेमोग्राफिक डेटा बनता है। उसके थ्रू जो है हम सेंसस वगैरह करते हैं। तो सोर्सेज क्या हैं डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक के डेटा हमें मिलता कहाँ से? तो 3 तरीके हैं हमारे पास जहाँ से हम डेमोग्राफिक डेटा जो है इकट्ठा कर सकते हैं। पहला है सेंसस के थ्रू, जिसको कंप्लीट इनैमरेशन भी कहा जाता है। इसमें हम जितने भी लोग होते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी लेनी होती है हम उन सब की इवैल्यूएशन करते हैं। दूसरा हमारे पास सैम्पल सर्वे रहता है या सैम्पल इनैमरेशन भी रहता है। इसमें हमें अगर एक एरिया के बारे में जानना है तो हम पर्टिकुलर एक सैम्पल उसमें से ले लेंगे, कुछ लोगों का डिटेल लेंगे, उसको हम पूरे एरिया की ही डिटेल मानेंगे। और तीसरा आपका रहता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स। ठीक है, जो इंस्टीट्यूट से हमारे गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन चलती है वो जो रिकॉर्ड्स देते हैं जो अपने सर्वे के बेसिस पर, तो या आप वहाँ से डेटा ले सकते हैं। तो ये 3 आपके सोर्सेज रहते हैं। ठीक है, अगर कहते हैं कि एक सोर्स जो है वो रिलायबल डेटा नहीं दे रहा है तो फिर 2 या 2 से ज़्यादा सोर्सेज जो उनको कंबाइन किया जाता है और फिर उनका डेटा जो है उसको यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, फॉर बेटर पॉलिसी एंड डेवलपमेंट। अब कहता है कि कम्बिनेशन करोगे अब अगर आप मल्टीपल डेटा का तो कुछ इश्यूज ज़रूर उसमें रहते हैं। एक तो कॉस्ट जो होगी डेटा कलेक्शन करने की
जाएगी, वो बढ़ जाएगी, और डिफरेंट अलग अलग सोर्सेज के से जो है आपको रिजल्ट शायद अलग निकलेगा। आप अलग सर्वे कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट अलग निकलेगा, मैं सर्वे अलग कर रहा हूँ तो मेरा अलग निकलेगा। तो अलग अलग सोर्सेज को कंबाइन करोगे तो रिजल्ट्स क्योंकि अलग अलग होंगे, तो फिर वो जो है आपको यूज़र में जो है एम्बिग्यूटी जो है, एक किस्म के डाउट जो है या कन्फ्यूजन हम कह सकते हैं, वो क्रिएट करेगा। ठीक है, तीनों को हम अलग अलग देखेंगे। हमारा मेन जो सिलेबस में है वो आपका सेंसिस है, तो हम सेंसिस के ऊपर ही ध्यान देंगे। सर्वे आपका नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स भी आपके नहीं है सिलेबस में, तो हम सेंसिस जो है उसके ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, सेंसिस में क्या क्या रहता है। अब सेंसिस के ऊपर आते हैं। कहते हैं सेंसिस जो है एक सिस्टमैटिक मेथड है जिसमें हम पॉपुलेशन ग्राउथ रहती है, जो स्पेसिफिक रीजन की, ज्योग्राफिकल रीजन की ग्राउथ है, उसको मापते हैं किसी एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे। प्रोसेस जो होती है सेंसिस की, उसमें होता है कि डेटा को कलेक्ट करना है, डेटा को प्रोसेस करना है, उसको टेबल्स की फॉर्म में उसको लेना है और फिर उसको पब्लिश करना है किसी एक ऑथोराइज पब्लिकेशन के थ्रू। नियरली कहता है कि हर एक कंट्री है दुनिया में वो सेंसिस करती है किसी न किसी वक्त में, और इसके दो एस्पेक्ट्स रहते हैं। एक तो स्टैटिस्टिक एस्पेक्ट रहता है, एक डायनेमिक एस्पेक्ट। ये स्टैटिस्टिक है जो बदलते नहीं हैं, वैसे के वैसे रहते हैं। डायनेमिक है जो बदलते रहते हैं। तो स्टैटिस्टिक एस्पेक्ट्स जो रहते हैं उसमें डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो है पॉपुलेशन की क्या है एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, वो गिना जाता है। और डायनेमिक एस्पेक्ट में हम ट्रेंड्स जो रहते हैं पॉपुलेशन के, एक वक्त के बीतने के साथ साथ क्या ट्रेंड्स बदल रहे हैं उसको हम देखते हैं। ठीक है, उसके बाद सेंसस की एक हिस्ट्री भी है। ऐसा नहीं है कि सेंसस सिर्फ भारत में आज़ादी के बाद ही या अंग्रेज़ों के टाइम ही हुए थे। कहते हैं कि ऋग्वेद में भी आप देखोगे तो सेंसस का मेंशन जो है वो है, जिसमें सम काइंड ऑफ पॉपुलेशन काउंट जो है वो होता था 800 से 600 BC के बीच देखोगे। उसके बाद कौटिल्य की अर्थशास्त्र बुक में भी इसका जिक्र है, जिसमें कहा जाता है कि 3rd सेंचुरी BC में जो है पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक का डेटा जो है उसको कलेक्ट किया जाता था फॉर द स्टेट पॉलिसी फॉर टैक्सेशन। और इसमें कहता है कि पूरा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन था कि कैसे हम पॉपुलेशन, इकोनॉमिक या एग्रीकल्चर सेंसेस जो हैं वो कंडक्ट करते थे उस टाइम में। उसके बाद आप अकबर के टाइम देखोगे तो आईने अकबरी जो एक बुक लिखी गई थी उसमें भी काफ़ी चीज़ें जो है मेंशन है, और उसमें भी आपको सेंसस के बारे में काफ़ी जानकारी मिलेगी। वहाँ पर भी सेंसस उस टाइम होता था। मॉडर्न टाइम की बात करें तो कहता है कि सेंसस जो है 1872 में हुआ था, जो लॉर्ड मायो के अंदर, उसको पहला सेंसस माना जाता है भारत का। लेकिन जो पहला सिंक्रोनस सेंसस जो है वो 1881 का माना जाता है। और उसके बाद से लेके सेंसस कहता है कि हर 10 साल में एक बार भारत में करवाया जाता है। 2001 का जो सेंसस है वो 14th सेंसस भारत का था, और 2011 का जो है वो 15th सेंसस था। ठीक है, 15th सेंसस था। और आज़ादी के बाद अगर आप देखोगे तो 2011 वाला जो है आपका वो 7th सेंसस था, और 2011 वाला जो है वो आपका 6th सेंसस था। ठीक है, इंडिया सेंसस जो है काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें काफ़ी लोग लगते हैं, काफ़ी पैसा खर्च होता है, काफ़ी वक्त भी जो है सेंसस को कंडक्ट करवाने में लगता है। ठीक है, कुछ चीज़ें याद रखिएगा। 1941 से लेकर 1981 के बीच में पॉपुलेशन ग्रोथ काफ़ी हाई रहा, डबल लगभग पॉपुलेशन होगी। और 1981 से 2011 के बीच अगर आप देखोगे तो ग्राउथ जो है वो कहीं ना कहीं कम हो रही है। पॉपुलेशन चाहे बढ़ रही है क्योंकि नंबर ही इतना ज़्यादा है, लेकिन ग्राउथ अगर आप देखोगे तो वो पॉपुलेशन की कम हो रही है। अब कहते हैं कि बर्थ रेट जो है वो भी धीरे धीरे कम तो हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो डेथ रेट में डिक्लाइन हो रहा है उसकी वजह से पॉपुलेशन हमारी जो कंट्री की है वो बढ़ रही है। लेकिन याद रखिएगा 81 से लेकर 2011 के बीच ग्राउथ रेट अगर आप देखोगे वो कम है काफ़ी। और 2021 को जो है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। इससे पहले पॉपुलेशन बिल्कुल स्टैटिस्टिक थी, और इसके बाद पॉपुलेशन एकदम से ग्रो करके डबल हो गई, इसलिए इस ईयर को जो है 2021 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। इससे पहले बिल्कुल अलग हमें पॉपुलेशन दिखती थी, बाद में जो है 2 गुना 3 गुना पॉपुलेशन जो है इतनी बढ़ गई। ठीक है, अब कहते हैं कि कंप्लीट इनैमोरेशन क्यों कहते हैं सेंसस को, तो सेंसस को कंप्लीट इनैमोरेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सारी पॉपुलेशन जो रहती है, जिस भी एरिया की हमें सेंसस करनी है, उसकी सारी पॉपुलेशन को, उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को, चाहे सोशियो इकोनॉमिक जो भी स्टेटस रहेगा, सबको देखते हैं, किसी भी इंसान को छोड़ा नहीं जाता इसमें। और ये बेस्ट तरीका रहता है क्योंकि कहता है कि ये सिर्फ हमें डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बारे में ही नहीं बताता, बल्कि सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस जो आए हैं इकोनॉमी में उसके बारे में भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं।
ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि नंबर ऑफ़ रिसोर्सेज जो हैं गवर्नमेंट का बजट ज़रूर बढ़ा देते हैं जो सेंसस कंडक्ट करवाने के लिए रिसोर्सेज चाहिए रहते हैं। तो कहता है कि इसीलिए कहता है कि खर्चा इतना ज़्यादा हर साल ना हो, इसीलिए क्या होता है कि ज़्यादातर कंट्रीज़ आप देखोगे तो वो 10 साल में एक ही बार एक सेंसस करवाती हैं। वैसे तो हर साल भी करवा सकती हैं, लेकिन खर्चा इतना ज़्यादा रहता है, रिसोर्सेज इतने ज़्यादा रहते हैं कि 10 साल में ही आप देखोगे तो जनरली हर कंट्री 10 साल में ही सेंसस करवाती है एक बार, और भारत भी 10 साल में ही सेंसस एक बार करवाता है, ठीक है। उसके बाद सेंसस के कुछ फीचर्स रहते हैं। अब फीचर्स में सबसे पहले तो फीचर रहता है प्रिपरेटरी वर्क, ठीक है। सेंसस अभी आप कंडक्ट नहीं करवा रहे हैं, उससे पहले सेंसस में क्या क्या करना है, ये सारी चीज़ें जो है आपकी प्रिपरेटिव वर्क में आती हैं। कहता है कि मोस्ट इफेक्टिव प्रीलिमिनरी वर्क है जो पहले किया जाता है, जिसमें आपकी प्लानिंग रहती है, प्रिपरेशन रहती है, और इम्प्लीमेंट आपने कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आप जो है पहले ही देख लेते हैं। इसमें कहता है जो रिकमेंडेशन मिली रहती हैं आपको नेशनल इंटरनेशनल बॉडीज़ की कि सेंसस कैसे करवाना है, सेंसस में क्या क्या इंक्लूड करना है, इसको कंसिडर किया जाता है। उसके बाद आप जो कितने हाउस होल्ड आपको कवर करने हैं, किस किस एरिया में आपको जाना है, उसके एरिया की नंबरिंग, मैपिंग, मार्किंग और एक लिस्ट बना लेना, ये सब किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन को ड्राफ्ट करना कि जब आप सेंसस करने जा रहे हो तो आप लोगों से क्या क्या सवाल करोगे, या फॉर्म अगर आपके पास है कोई तो उसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन होंगे जिसका जवाब लोगों को देना है। तो ये सारी चीज़ें देखी गई हैं। इसके साथ साथ जो एक्टिविटीज़ हमने कम्युनिकेटिंग एक्टिविटीज़ उनके साथ करनी है, जिसके द्वारा हमें उनसे जानकारी इकट्ठी करनी है, वो सारी जो है कब कब करनी है, कहाँ कहाँ करनी है, इसके लिए कैलेंडर तैयार किया जाता है। उसके पूरी एंटायर की प्रोसेस की क्वालिटी कैसी रहेगी उसको भी रीचेक किया जाता है। उसके बाद जो बंदे सेंसस करवाएंगे उनको रिक्रूट करना, उनको ट्रेन करना, डेटा को कैसे आप टेबल्स की फॉर्म में लाएंगे, उनको कैसे प्रोसेस करेंगे, सारी चीज़ें पहले ही तैयार कर ली जाती हैं। हालांकि कहते हैं कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहती है जो प्रिपरेटरी वर्क है, लेकिन ये काम जो है काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव रहता है। अगर ये काम आप पहले से कर लेंगे तो कहता है कि आपकी काफ़ी जो है पैसे जो है इसमें बच सकते हैं, जो कि बाद में अननेसेसरी खर्चा हो सकता है अगर आपने ये सारा काम पहले नहीं किया होगा। भारत में कहता है कि ये जो प्रिपरेटरी वर्क करने में कम से कम 6 से 8 महीने लग जाते हैं सेंसस से पहले। ये सारा काम, ये सारी चीज़ें तैयार करने में 6 से 8 महीने जो है वो कम से कम लगते हैं। तो कितना टाइम कंज्यूमिंग है आप देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका सेंसस लेजिस्लेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। उसके बाद लेजिस्लेशंस जो है सेंसस को लेकर की जाती हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशंस इसके लिए बनाई जाती हैं जो कि सेंसस को सुपरवाइज करेंगी, कंडक्ट करवाएंगी। कहता है कि सेंसस ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्हीं के पास सिर्फ ऑथराइजेशन रहती है कि वो हाउस होल्ड की लिस्ट जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं, या पॉपुलेशन को क्या क्वेश्चन करने हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि कहता है कि सेंसस एक्ट 1948 जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि इन्फॉर्मेशन जो आप सेंसस में कलेक्ट कर रहे हो वो सिक्योर रहे। ऐसा ना हो कि आपने कलेक्ट किया और दूसरों के पास चला गया। तो इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, इसके लिए सेंसस की कानून जो है वो बनाए जाते हैं। कहते हैं कि इस लॉ के अंदर कहते हैं कि सुपरवाइज़र जो है उसको अपॉइंट किया जाता है, जिसको सेंसस कमिश्नर कहा जाता है, और वो पूरी प्रोसेस जो रहती है सेंसस की उसको सुपरवाइज करता है। उसके अलावा कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो भी कोऑपरेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट में। और ये लॉ जो है क्यों बनाया जाता है, ताकि सिक्रेसी जो है डेटा कलेक्ट किया गया है लोगों का और उनकी आइडेंटिटी की सिक्रेसी और पर्सनल डिटेल्स जो हैं जो कि लोग सेंसस करवा रहे हैं प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, उनकी भी सिक्रेसी कहीं ना कहीं मेंटेन की जाए। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखिएगा, इसको स्टार मार्क कर दीजिए कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है वो सेंसस को कंडक्ट करवाती है हिंदुस्तान में, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, सेंसस को कौन कंडक्ट करवाता है, तो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है वो सेंसस को कंडक्ट करवाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आपका सेंसस कैलेंडर आता है। सेंसस कैलेंडर में एक पूरी तैयारी बनाई जाती है कि प्रिपरेटरी वर्क कब करना है, सेंसस कब करने हैं, उसके बाद डेटा जो है उसको कब कलेक्ट करके प्रोसेस करके कब पब्लिश करना है, सारी चीज़ें जो पहले से ही हम, जैसे एग्ज़ाम कैलेंडर आपका निकाला जाता है जिसमें पहले हम बताते हैं कब कौन कौन सी चीज़ करनी है, यहाँ पर सेंसस में भी पहले एक कैलेंडर बनाया जाता है जिसमें टेंटेटिव एक्टिविटीज़ जो है उसका वर्क बनाया जाता है। कैलेंडर कहते हैं कि शेड्यूल है एक्टिविटीज़ का, जो कि प्री इनैमोरेशन, इनैमोरेशन और पोस्ट इनैमोरेशन के टाइम की सारी एक्टिविटीज़ जो हैं कब कब होंगी उसको दर्शाता है। सेंसस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अथॉरिटी रहती है जो कि इस एग्ज़ाम कैलेंडर को बनाती है, इसको रिवाइज भी कर सकती है, बदल भी सकती है अगर कुछ कहीं कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो, ठीक है। अब कहते हैं कि डे एंड टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ सेंसस जो है, इनैमोरेशन का मतलब सेंसस है यहाँ पर, तो इसका डे और टाइम जो होता है वो भी पहले से ही शेड्यूल कर दिया जाता है। और कहते हैं कि एक सेंसस करते टाइम एक दो चीज़ें के ध्यान रखते हैं, दो चीज़ें होती हैं। एक डेट रहती है बिफोर
दैट डेट और एक दैट रहती है आफ्टर दैट डेट, ठीक है। जो बिफोर दैट डेट रहती है इसके पहले बताया जाता है कि मान लीजिए ये जो डेट है इससे पहले हम कहेंगे इससे पहले जो लोग जिनकी डेथ हो गई है, या फिर ये दूसरी डेट जो आफ्टर वाली इसके बाद के जो लोग बॉर्न होंगे वो सेंसस में इंक्लूड नहीं किए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि मरे हुए लोग तो सेंसस में इंक्लूड करने नहीं, और जो अभी पैदा ही नहीं हुए तो उनको भी सेंसस में इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो पॉइंट ऑफ सेपरेशन रहता है कि एक इंसान जो पॉइंट ऑफ बोर्न एंड पॉइंट ऑफ डेथ के बीच में जो सेपरेशन रहती है टाइम की, इसको सेंसस मूवमेंट कहा जाता है। और कहता है कि वो लोग जो कि इस बोर्न वाले टाइम से पहले जिनकी डेथ हो गई, और वो जो कि इसके बाद जो है बिफोर द सेंसस जिनकी डेथ होगी है, या फिर हम कह सकते हैं कि आफ्टर द सेंसस जिनका बर्न होगा या जिनका जन्म होगा, वो इस करंट इनैमोरेशन में काउंट नहीं किए जाते। अब कहता है कि भारत में जो सनराइज मूवमेंट रहती है 1 मार्च ऑफ एवरी सेंसस ईयर, जिस ईयर में सेंसस होना है, मान लीजिए सरल भाषा में आपको समझाता हूँ, 2021 में अगर सेंसस होना है तो भारत की 1 मार्च डेट रहती है। तो 1 मार्च से पहले पहले जिनकी डेथ हो गई है वो इस सेंसस में 2021 के सेंसस में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। और दूसरी मूवमेंट जो 20 डेज रहती है मार्च के बाद के 20 दिन, यानी और 1 मार्च को अगर सेंसस हो रहा है तो 20 मार्च के बाद अगर कोई जन्म हो रहा है किसी का, वो भी इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो मूवमेंट का टाइम आपका 1 मार्च ऑफ एवरी ईयर रहता है, ठीक है। और बाकी इसकी रिवीजन जो है कैलेंडर की जो आपने बनाया, इसकी रिवीजन हो सकती है। जैसे कोविड आ गया था तो 21 में अच्छे से सेंसस नहीं हो पाया, तो अभी भी आपको पता है 22 में भी सेंसस एक्सरसाइज चल रही है। तो ऐसे हालात में इस कैलेंडर को रिवाइज भी किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट रहता है कि इंटरनेशनल रूल्स कुछ बनाए गए, इंटरनेशनल साइमल्टेनिटी बनाई गई है, यानी साइमल्टेनियस हर कंट्री में, इंटरनेशनली जो है वर्ल्ड की हर कंट्री में एक ही टाइम जो है सेंसस हो, ऐसे रूल्स बनाए गए हैं। तो इसके लिए कहा गया कि हर एक कंट्री में ये कहा गया कि कोई भी कंट्री जो है वो उसी साल में सेंसस कंडक्ट करेगी जो कि या तो 0 से ख़त्म हो रहा है या तो 1 से ख़त्म हो रहा है। तो अब अगर 2020 और 30 के बीच की बात करें तो हर एक कंट्री या तो 2000 में सेंसस कंडक्ट करवा सकती है जो कि 0 से ख़त्म हो रहा है, या 2020 में करवा सकती है जो कि 0 से ख़त्म हो रहा है, या 2021 में करवा सकती है जो कि 1 से ख़त्म हो रहा है। इसके अलावा कोई साल नहीं होगा, ठीक है। तो भारत जो है उसने 1 से ख़त्म होने वाले साल को, यानी 2021 में अब करवाएगी, 2011 में करवाई थी, 31 में होगा, 1 वाले साल को चुना हुआ, ठीक है। ये क्यों किया जाता है, इसका मकसद क्या रहता है, ताकि हम हर सेंसस का डेटा हमारे पास हो, हर कंट्री का सेंसस का डेटा हो और हम उसको कंपेयर कर सकें, और हमें पता चले कि बाकी कंट्रीज़ में कितना डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आया और हमारी में कितना आया है, हर एक कंट्री कंपेयर कर सके। और दूसरा है डिफाइन टाइम पीरियड रहता है कि सेंसस जो है वो हर एक कंट्री डिसाइड करके रखती है कि इतने पर्टिकुलर टाइम के अंदर एक बार सेंसस करवाना है, हर एक कंट्री का डिसीजन रहता है। और भारत में कहता है कि सेंसस जो का टाइम जो है वो है पर डेकेड, यानी 10 साल में एक बार करवाना है, ठीक है। उसके बाद एक डी फैक्टो एंड डी ज्यूरी इनैमोरेशन आती है। इनैमोरेशन का मतलब सेंसस है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। कहते हैं कि डी फैक्टो सेंसस रहता है और एक रहता है आपका डी ज्यूरी सेंसस, ठीक है। डी फैक्टो सेंसस में कहता है कि आप पीपल को टैलीज करते हो उनके लोकल एड्रेस के बेस में, जो कि उनका शायद लीगल रेजिडेंशियल एड्रेस नहीं होगा, जो कि डॉक्यूमेंट्स के ऊपर होता है। और इसमें आप ये देखते हैं कि जो इंसान है उसने कहाँ पर पर्टिकुलर कहाँ पर वो रात को रह रहा है, बस उसी को आप उसका एड्रेस मान लेते हैं, वो जो कि उसका लीगल रेजिडेंस एड्रेस नहीं हो सकता, ठीक है। तो डी ज्यूरी बेसिस पर जो है आप उसका नॉर्मल रेजिडेंस जो है उसके बेसिस पर उसका सेंसस करते हैं, ठीक है। लेकिन हालांकि ये चीज़ याद रखिएगा, डी ज्यूरी सेंसस जो रहता है उसमें डबल काउंट जो है, एक इंसान को 2 बार ही काउंट करने का रिस्क जो है वो रहता है, ठीक है। तो ये 2 तरह के इनैमोरेशंस रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका रहता है डेटा को प्रोसेस करना। जो भी डेटा आपको मिला है उसको प्रोसेस करके उसको टेबल्स की फॉर्म में लाना। कहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है, और ये ऐसा ना हो कि सेंसस का डेटा इकट्ठा आपके पास अच्छा आ गया लेकिन आपने उसको प्रोसेस अच्छे नहीं किया और आपके पास जो रिज़ल्ट रहेगा फिर वो वापस गलत आएगा। तो ये स्टेप भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। इसकी प्रोसेसिंग जो है उसके लिए काफ़ी एक एक्सपर्ट टीम की ज़रूरत रहती है। उसके बाद जो डेटा आपके पास कलेक्ट करते हो, प्रोसेस करते हो, उसको फिर से एनालाइज़ किया जाता है। उसको दूसरे किसी डेटा के साथ जो है हम कंपेयर कर सकते हैं, जो किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ने कराया है उसके डेटा के साथ हम उसको कंपेयर करके एनालाइज़ करेंगे क्या ये डेटा हमारा जो है
अच्छा आ रहा है, ठीक आ रहा है, उसके हिसाब से आ रहा है, ये नहीं कोई एरर ज़्यादा तो नहीं आ रहा है। तो इस चीज़ को जो है एनालाइज करना बड़ा ज़रूरी है। इसके लिए काफ़ी एक्सपर्ट्स जो हैं वो सेंसस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से भी एक्सपर्ट्स जो हैं कई बार बुलाए जाते हैं, जो कि इस चीज़ को एनालाइज करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है। और उसके बाद एनालाइजेशन के बाद अगर डेटा अच्छा फिर भी हमें एरर फ्री डेटा मिल रहा है तो फिर हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, कम्प्लीटली उस डेटा को असेंबल करेंगे और उसको बड़े केयरफुली जो है वो अरेंज करेंगे, ताकि जो है इंफॉर्मेशन जो है किसी भी एस्पेक्ट में वो एसेंशियली जो वो इजीली जो है हम बाद में ट्रेस कर सकें जो भी हमें चाहिए होती है, ठीक है। और फाइनल स्टेप जो आपका रहता है इसमें, लास्ट स्टेप जो रहता है सेंसस का, वो होता है डेटा को पब्लिश करना। सेंसस कर दिया, उसको पब्लिश करना, उसको पब्लिक डोमेन में लाना, ताकि लोगों को भी पता चल सके, एजेंसीज को, अलग अलग न्यूज़ चैनल को पता चल सके कि डेटा का रिजल्ट क्या आया है, ठीक है। तो पब्लिश करना कंपाइल डेटा को ज्योग्राफिकल एरिया, किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया का या किसी भी ज्योग्राफिकल वेरिएबल्स का, जिसमें बर्थ रेट, डेथ रेट, मोर्टेलिटी रेट, फर्टेलिटी रेट वगैरह क्या है, ये जो है ये लास्ट स्टेप आता है और यहाँ पर हमारा सेंसस की प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये सारे फीचर्स जो हैं सेंसस के रहते हैं। उसके बाद फंक्शन क्या है, सेंसस क्यों हम करवाते हैं भैया, तो सेंसस रिपोर्ट में कहता है कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बारे में पता चलता है अलग अलग कंट्रीज़ के, और वो फिर पॉलिसीज़ को बनाने में काम करती है कि गवर्नमेंट को कैसी पॉलिसी बनानी है, ये सेंसस के बेसिस पर ही हमें पता चलता है, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, लोग गरीब हैं, अमीर हैं, कितने गरीब हैं, कितने अमीर हैं, सब हमें सेंसस से ही पता चलता है, और उसी के बेसिस पर गवर्नमेंट जो अपनी पॉलिसी बनाती है, ठीक है। तो मेन फंक्शन जो है ये आप हेडिंग से ही देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सेंसस जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी बनाने में काम आती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी जो है आपको काम आती है, और सैंपल सर्वे अगर लेना है तो वो भी आप सैंपल से ही, सॉरी, सेंसस से ही डायरेक्ट ले सकते हैं। आपको शायद ज़रूरी नहीं है कि सैंपल सर्वे के लिए भी आपको कहीं जाना पड़े, तो आप सेंसस से ही सैंपल सर्वे उठा सकते हैं, ठीक है। सेंसस की रिपोर्ट कहता है कि यूज़फुल है एजुकेशन, बिजनेस में और दूसरी इंडस्ट्रीज़ में, वेल विद द एम टू, जिसकी एम है टू इलेमोरेट ऑफ प्रेजेंट इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ईच इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि हर एक फील्ड के बारे में, हर एक फील्ड की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में आपको बताती है, इसलिए सेंसस की प्रोसेस जो है वो काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद एक 2011 के सेंसस के ऊपर हम डिटेल देख लेते हैं। तो 2011 का जो सेंसस है, याद रखिएगा 15वां भारत का सेंसस है, ठीक है। 2011 में होता, 2 फेजेस में हुआ था। पहला तो हाउस लिस्टिंग है, जो कि अप्रैल से सितंबर 2010 के बीच में हुई, और फिर हुई उनकी सेंसस, ठीक है। पहले लिस्ट बनाएगी 2010 में, और 2011 में फिर उसका सेंसस हुआ, जो कि फरवरी 2011 में हुआ। सेंसस जो 2011 का, वो कहता है कि मार्च 2011 में हमारे सामने आया, और इस सेंसस में कहते हैं कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया फॉर द फर्स्ट टाइम बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन कलेक्शन, ठीक है। 1872 के बाद बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन की कलेक्शन हमारे पास नहीं थी, लेकिन 2011 के सेंसस में पहली बार जो है भारत की आज़ादी के बाद बायोमेट्रिक सेंसस इंफॉर्मेशन जो है उसकी भी सेंसस किए गए, ठीक है। अब कहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मोटो क्या था, हर एक सेंसस का एक मोटो रहता है। 2021 के सेंसस का भी एक मोटो रखा जाएगा, जब रिपोर्ट आएगी आपको पता चलेगा। 2011 के सेंसस का मोटो जो था वो था आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए कि आपको पूछा जा सकता है। हमारा सेंसस हमारा भविष्य। इंडिया कहता है कि सेकंड रैंक लाया है पॉपुलेशन के डिकेडल ग्रोथ के मामले में, जिसमें भारत का डिकेडल ग्रोथ जो 2011 का वो 17.70 था, ठीक है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ फ्रॉम 2001 टू 2001 के मुकाबले 2012 में पॉपुलेशन की ग्राउथ हुई है, लगभग 181 मिलियन लोग जो हैं और ज़्यादा ऐड हुए हैं पॉपुलेशन में। टोटल पॉपुलेशन भारत की वो बताई गई है लगभग 121 करोड़ 2011 के सेंसस के मुकाबले, जिसमें 62 करोड़ जो हैं वो मेल्स हैं और 58 करोड़ जो हैं वो फीमेल्स हैं, ठीक है। एरिया भारत का बताया गया है 3.287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और डेंसिटी जो है वो बताई गई है लगभग 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये भी पूछी जाती है एग्जाम्स में, ठीक है। उसके बाद सेक्स रेशो जो है वो बताई गई है लगभग 940 फीमेल्स जो हैं पर 1000 मेल, ये सेक्स रेशो था 2011 की। लिटरेसी रेट भारत का वो 74% है, जिसमें मेल्स 81% है, फीमेल्स जो है 65% लिटरेसी रेट। क्रूड बर्थ रेट जो है वो आपका 21.8 रहा है, क्रूड डेथ रेट जो है 7.1 रहा है, काफ़ी कम हो गया है ये। उसके बाद GFR जो है जनरल फर्टिलिटी रेट जो है वो 81.2 रहा है, और टोटल फर्टिलिटी रेट अब 2.4, ये
अभी मौजूदा हालात में 2.1 के अराउंड चल रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन ये 2011 में 2.4 था, ये चीज़ याद रखिएगा, ये भी पूछी जाती है। और जम्मू कश्मीर के थोड़े सेंसस की डिटेल्स 2011 की अगर हम देखें तो पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर की लगभग 1.25 करोड़ रही है। और पॉपुलेशन ग्राउथ जो है जम्मू कश्मीर में 23.64 जो है परसेंट रही है पॉपुलेशन ग्रोथ। लिटरेसी रेट जम्मू कश्मीर का 2011 के सेंसस के मुकाबले 60.16 रहा है। और परसेंटेज जो है टोटल पॉपुलेशन की वो भारत में कंट्री वाइज देखेंगे तो 1.04% है पूरे देश में। डेंसिटी जम्मू कश्मीर की 56% पर स्क्वायर किलोमीटर है। और एरिया जो है ये आप देख सकते हैं। ये चलिए अब थोड़ा 236 बदल क्यों गया कि लद्दाख भी अब अलग हो गया, तो ये है। लेकिन ये 2011 का ही सेंसस है जम्मू कश्मीर का, तो इसी पे ऊपर क्वेश्चन बनेगा। 21 का जब सेंसस आएगा तो तब थोड़ा अलग अलग डिफ्रेंसिएशन हो सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है डेमोग्राफी को लेकर, सेंसस को लेकर। नेक्स्ट पार्ट में हम वाइटल स्टैटिस्टिक के ऊपर देखेंगे।